रेडिट इंटरनेट का फेवरेट गैदरिंग स्पॉट। यहाँ फनी मीम्स से लेकर हार्ट वार्मिंग स्टोरीज तक, वाइल्ड डिस्कशन से अमेजिंग लाइफ हैक्स तक सब कुछ है। लोग यहाँ एंडलेस कॉन्वर्सेशंस में डाइव करते हैं, अपने थॉट्स शेयर करते हैं। बट देर इज ऑल्सो अ डार्क साइड ऑफ रेडिट। रेडिट एक ऐसी जगह जहाँ लोग अपने डीपेस्ट सीक्रेट्स भी शेयर करते हैं बिना अपनी आइडेंटिटी रिवील किए। एक ऐसी जगह जहाँ सच अक्सर फिक्शन से भी ज़्यादा अजीब होता है। यहाँ आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलती। डार्क सीक्रेट्स, रियल लाइफ मिस्टीरियस इंसिडेंट्स, पैरानॉर्मल एनकाउंटर्स, अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना और शॉकिंग कन्फेशंस दैट इवन गवर्नमेंट्स ट्राई टू हाइड। तो लाइट्स डिम कर लो, ईयरफोन्स लगा लो और तैयार हो जाओ उन बिजार एंड मिस्टीरियस स्टोरीज के लिए जो सिर्फ इमेजिनेशन नहीं बल्कि सच है। ये इंसिडेंट एक डीप सी रिसर्चर और उसकी टीम की है जो ओशन की सबसे गहरी डेप्थ्स में मिस्टीरियस साउंड वेव्स डिटेक्ट करते हैं जो एक पैटर्न फॉलो कर रही होती हैं। लेकिन जैसे जैसे वे इस मिस्ट्री को एक्सप्लोर करते हैं, अजीब घटनाएं होने लगती हैं और उनकी टीम अचानक अनदेखे खतरों से घिर जाती है। लेट्स सी व्हाट ही सेड अबाउट हिज एक्सपीरियंस। मैं एक डीप सी रिसर्चर हूँ और हमने अभी अभी कुछ बहुत ही टेरिफाइंग खोजा है। इस रिपोर्ट को शुरू करने से पहले मेरा एक कॉम्प्रोमाइज़ है सच्चाई के साथ, लेकिन साथ ही अपने कॉलीग्स और बाकी रिसर्चर्स की सेफ्टी और वेलबींग के साथ भी। लेकिन अब ये सीक्रेट मैं और नहीं छुपा सकता। मैं पिछले 15 सालों से डीप सी रिसर्च कर रहा हूँ और अपने फील्ड में ख़ासकर रिसर्च कोलैबोरेशंस के लिए काफ़ी वेल रिकॉग्नाइज्ड हूँ। मैंने अपने करियर का मेजर पार्ट एक यूरोपियन इंस्टीट्यूट में काम करते हुए बिताया, लेकिन 3 महीने पहले सब कुछ बदल गया। तब हमें एक नए प्रोजेक्ट के लिए असाइन किया गया, डायना रिसर्च वेसल पर, जो पैसिफिक ओशन के जियोग्राफिकल सेंटर के पास स्टेशन थी। हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत कम पता था, लेकिन एक चीज़ क्लियर थी, जो कुछ भी ये था वो इम्पॉर्टेंट था। ये प्रोजेक्ट ग्लोबल कोलैबोरेशन का हिस्सा था। यूरोपियन मरीन बोर्ड, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी और यूनाइटेड नेशंस डीसा इसमें शामिल थे, लेकिन और भी कई ऑर्गेनाइजेशंस इसमें जुड़ी हुई थी। फिर भी ये पूरी तरह से सीक्रेट रखा गया था। इंटरनेशनल मीडिया में कोई कवरेज नहीं था और कोई भी सवाल नहीं पूछ रहा था। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगा। पैसिफिक में हमारे अलावा 3 और रिसर्च वेसल्स थी जो अलग-अलग लोकेशंस पर वही काम कर रही थीं जो हम कर रहे थे। मैं टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाना चाहता क्योंकि ये सब समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर कोई इस डिस्कवरी की इम्पोर्टेंस समझे। जैसे ही हमने डायना पर कदम रखा, हमें प्रोजेक्ट की डिटेल्स बताई गई। हमें ओशियानिक साउंड वेव्स को स्टडी करना था जो सोफार चैनल से ट्रैवल कर रही थी और जिन्हें कुछ महीनों पहले किरिबाटी रिसर्चर्स ने रिपोर्ट किया था। ब्रीफिंग के बाद मैंने अपने कॉलीग मार्को से बात की। हमें समझ नहीं आ रहा था कि इस प्रोजेक्ट में इतनी सीक्रेसी क्यों थी। डीप सी अर्थक्वेक्स के कारण साउंड वेव्स का डिटेक्ट होना कोई नई बात नहीं थी। तो फिर इतना हाइप क्यों? ऐसा लग रहा था कि हमारे सुपीरियर्स हमसे कुछ छुपा रहे थे, लेकिन जल्दी ही हमें समझ आ गया कि ऐसा क्यों था। ये साउंड वेव्स हदाल जोन के कुछ ओशनिक ट्रेंचेस से आ रही थी, ओशन का सबसे गहरा हिस्सा। ये वही जोन थी जिसने हमेशा रिसर्चर्स और एमेचर्स दोनों को फैसिनेट किया था, क्योंकि यहाँ की एक्सट्रीम प्रेशर कंडीशंस एक्सप्लोरेशन को मुश्किल बना देती थी। इतनी गहराई में सनलाइट नहीं पहुँचती, फिर भी वहाँ लाइफ फ्लरिश करती थी। कई सबमर्सिबल्स बनाई गई थी हाइड्रोपेलेजिक जोन को एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन उनमें से कई फेल हो चुकी थी, क्रश हो गई थी या गुम हो गई थी। इसलिए ये हमेशा से एक अनजाना क्षेत्र रहा था जिसे एक्सप्लोर करने की कोशिशें बहुत धीमी गति से हो रही थीं। लेकिन अब सब बदलने वाला था। पहले सोचा गया कि ये साउंड वेव्स किसी बड़े अंडर वाटर अर्थक्वेक का रिजल्ट थी, लेकिन जब हमने इनका पैटर्न स्टडी किया तो हमें समझ आ गया कि ऐसा नहीं हो सकता। ये साउंड एक पैटर्न को फॉलो कर रही थी। हमने कई दिनों तक इस साउंड पैटर्न को एनालाइज किया और तब समझ आया कि इसे इतना अटेंशन क्यों मिल रहा था। यह फिनोमेनॉन पहली बार डिटेक्ट होने के बाद लगातार बढ़ रहा था, इसलिए पूरे पैसिफिक में अलग अलग जगहों पर रिसर्च वेसल्स भेजी गई थी और ये साउंड वेव्स हर दिन एक ही समय पर लगभग 6 से 7 घंटे तक बिल्कुल प्रिसाइज टाइमिंग के साथ रिकॉर्ड हो रही थी। फिर अचानक वे बंद हो जाती थी। ये साउंड वेव्स सुनने में आमतौर पर दूसरे अंडर वाटर अर्थक्वेक्स जैसे ही लगते थे, लेकिन ट्रेन्ड ईयर्स के लिए इनमें सटल डिफरेंसेस थी। इसे सिंपल शब्दों में कहें तो ऐसा लग रहा था कि
ओशन की गहराइयों में कोई बहुत बड़ा ड्रम बजा रहा हो हर दिन। पहली हाइपोथेसिस ये थी कि ये कोई जियोलॉजिकल एनॉमली थी 11,000 मीटर नीचे। हमने बाकी रिसर्च वेसल्स से डेटा शेयर किया, लेकिन जल्द ही सबको समझ आ गया कि सिर्फ साउंड एनालिसिस से हम कुछ कंफर्म नहीं कर सकते। हमें खुद वहां जाकर देखना था। लेकिन असली प्रॉब्लम थी एक्सट्रीम डेप्थ और प्रेशर। कई सबमर्सिबल्स हदाल जोन की गहराइयों तक पहुंचने की कोशिश में नष्ट हो चुकी थी, और हमारे कैलकुलेशंस के हिसाब से हमें वहां तक जाना था जो अभी तक किसी ने नहीं किया था। करीब 11,200 मीटर, 33,745 फुट सागर तल से नीचे। और इसी रिसर्च के दौरान हमें एक और शॉकिंग डिस्कवरी हुई। ओशन में एक और नया सबसे गहरा नोन स्पॉट मिला था जहां से ये साउंड वेव्स ओरिजिनेट हो रही थी। हमने अपने सुपीरियर्स के साथ इस एक्सप्लोरेशन को डिस्कस किया, और अनसरप्राइजिंगली उन्होंने पहले से ही इसके बारे में सोचा हुआ था। इसका आंसर हमें मिला। प्रोफंडो, एक हाईली एडवांस्ड आरओवी जिसे एक्सट्रीम प्रेशर झेलने के लिए बनाया गया था, और जो किसी भी नोन सबमर्सिबल से ज़्यादा गहराई में जा सकता था। हम सब कंट्रोल सेंटर में इकट्ठा हुए, जहां से हम प्रोफंडो को गाइड कर रहे थे। उसका कैमरा हर चीज़ रिकॉर्ड कर रहा था, और हम उसकी स्लो डिसेंट को मॉनिटर कर रहे थे। ये एक लंबी प्रोसेस थी। आरओवी को टारगेट लोकेशन तक पहुंचने में कई घंटे लगने वाले थे। पहले कुछ घंटों तक कुछ खास नहीं दिखा, कुछ मछलियाँ, मरीन स्नो, और फिर अबिसोप्लाजिक जोन में घुसते ही चारों तरफ सिर्फ अंधेरा। हम स्क्रीन पर ट्रांसमिशन देख रहे थे, हाइपोथेसिस डिस्कस कर रहे थे। हम सब जानना चाहते थे कि ओशन की इतनी गहराई में आखिर चल क्या रहा है। और फिर प्रोफंडो ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया, 11,000 मीटर से भी नीचे। किसी ने शैंपेन की बोतल खोली, हमने सेलिब्रेट किया। लेकिन असली काम अभी बाकी था। अंततः प्रोफंडो अपने टारगेट लोकेशन पर पहुंचा। वहां का सीबेड एक डार्क होराइजन की तरह फैला हुआ था। हमने एक्सप्लोरेशन शुरू की, लेकिन पहले कुछ भी अनयूजुअल नहीं मिला। हम अगले कुछ घंटों तक वेट करने वाले थे जब साउंड वेव्स फिर से शुरू होती। लेकिन तभी मेरी कॉलीग एरिका को कुछ दिखा। वो वहां है, उसने कहा। मैं श्योर हूं। आरओवी धीरे धीरे उस डायरेक्शन में बढ़ा, और जैसे जैसे ट्रांसमिशन क्लियर होने लगा, हमें अजीब शेप्स और शैडोज दिखने लगी। और फिर हमने कुछ ऐसा देखा जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। समुद्र की तलहटी में सैकड़ों विशालकाय इंसानी मूर्तियां थीं। इमेंस फिगर्स, पूरी ओशन फ्लोर पर स्कैटर्ड। वे घुटनों के बल झुकी हुई थीं, उनके चेहरे नीचे की तरफ थे और उनके हाथ ऊपर उठे हुए थे, जैसे कुछ पकड़ रहे हों, जैसे पूरे ओशन को संभाले हुए हों। वे ग्रीक स्कल्पचर्स की तरह दिखती थीं, बिल्कुल ह्यूमन एनाटॉमी जैसी, लेकिन बिना किसी कपड़े या बालों के। हमारी आंखों के सामने जो था, उस पर यकीन कर पाना मुश्किल था। ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी खोज हो सकती थी, लेकिन एक्साइटमेंट की जगह हम सबके अंदर सिर्फ डर था। एरिका ने सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लिया, जबकि बाकी टीम मेंबर्स एक अजीब एंग्जाइटी महसूस कर रहे थे। मूर्तियों को देखने के बाद बहुत से रिसर्चर्स बीमार महसूस करने लगे। उन चीज़ों को देखना कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे कोई गलत चीज़ देख रहे हों। एक अजीब अर्जेंसी और डर महसूस हो रहा था। पहले लगा कि शायद सिर्फ मुझे हो रहा है, लेकिन फिर देखा कि रूम में सब पर उसका असर हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हमें कुछ ऐसा दिख रहा था जो हमें नहीं देखना चाहिए था, कुछ फॉरबिडन। हम साइंटिस्ट थे, लेकिन इस फीलिंग का कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं था। शुक्र है कि सब कुछ रिकॉर्डेड था। लेकिन जब इनिशियल शॉक खत्म हुआ, तो मैं उन चीज़ों को और देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। वे विशालकाय लाइफलेस फिगर्स ज़मीन पर गिरी हुई जैसे गुलाम। हम में से कोई भी उन्हें ज़्यादा देर नहीं देख पाया, सिवाय एरिका के। धीरे धीरे सब वहाँ से चले गए। बस एरिका रुकी रही, क्योंकि वो आरओवी की इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू करना चाहती थी। लेकिन पता नहीं क्यों, ज़्यादातर रिसर्चर्स को उन स्टैच्यूज़ को देखने के बाद अजीब सा सिक महसूस होने लगा, और हमें एक ब्रेक लेना पड़ा। कुछ देर बाद हमने एक मीटिंग बुलाई, हाइपोथेसिस डिस्कस करने के लिए। कई पॉसिबिलिटीज़ उठाई गईं, जैसे कि ये स्टैच्यूज़ किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन के रिमेन्स हो सकते हैं, कुछ ऐसा जो हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल सकता है। लेकिन फिर भी ये बात एक्सप्लेन नहीं हो रही थी कि ये इतनी गहराई में पैसिफिक ओशन के बीच में कैसे पहुंच गई, कितनी ज़्यादा थी, और इनका साउंड वेव से क्या कनेक्शन था। और सिर्फ यही नहीं, उनका शेयर साइज ही इस थियोरी को अनलाइकली बना रहा था। क्विक एस्टिमेशन के हिसाब से किसी ने कहा कि उनकी हाइट कम से कम 181 मीटर 393 फुट रही होगी। कोई एंशंट सिविलाइजेशन इतनी मैसिव स्टैच्यूज कैसे बना सकती थी, और वो भी सैकड़ों की संख्या में। हमने रिकॉर्डिंग्स अपने सुपीरियर्स को दिखाई, और वे भी डिस्कवरी से उतने ही शॉक थे जितना हम जो देख रहे थे उसका कोई लॉजिक नहीं था, और फिर भी वो वहाँ था।
हमारी आँखों के सामने कई किलोमीटर नीचे उसी मोमेंट हमारी डिस्कशन चलती रही। हम रिकॉर्डेड फुटेज को एनालाइज़ करते रहे और लगभग भूल ही गए कि एरिका अभी भी आरओवी ट्रांसमिशन मॉनिटर कर रही थी। तब तक जब तक हमने उसकी चीख नहीं सुनी। हम कंट्रोल रूम की तरफ भागे। मैं सबसे पहले वहाँ पहुँचा और देखा कि एरिका रूम के एक कोने में बैठी थी। उसका चेहरा उसके घुटनों में छुपा हुआ था। वो काँप रही थी और अनकंट्रोलेबली रो रही थी। स्क्रीन पर सिर्फ स्टैटिक था। ट्रांसमिशन कट चुका था और आरओवी गायब हो चुका था। हमने कॉशियसली एरिका के पास जाने की कोशिश की, लेकिन वो बस काँप रही थी। उसकी आँखें पूरी तरह डायलेटेड थीं। वो बस फर्श को देख रही थी और रोए जा रही थी। वो कुछ भी बोल नहीं पाई। एरिका सबसे ब्रिलियंट और फोकस्ड रिसर्चर्स में से एक थी, इतनी डेडिकेटेड कि ऑलमोस्ट स्टोइक लगती थी। और जो कुछ उसने उस ट्रांसमिशन में देखा था, उसने उसे बियॉन्ड वर्ड्स डरा दिया था। हम उसे मेडिकल फैसिलिटी में ले गए और जब उसकी हालत थोड़ी स्टेबल हुई, तब भी उसने एक भी शब्द नहीं बोला। बस हमें उस 1000 यार्ड स्टेयर से देखती रही, जैसे उसका दिमाग वहीं कहीं ओशन की गहराइयों में फंसा हुआ हो, उन भयानक स्टैच्यूज़ के साथ। हमने रिकॉर्डिंग को रिकवर करने की कोशिश की, लेकिन वो या तो करप्ट हो चुकी थी या डिलीट कर दी गई थी। शायद खुद एरिका ने कर दिया हो। जो भी उसने देखा था वो अब खो चुका था, प्रोफुंडो के साथ, उस गहरी ट्रेंच में। अब हमारे पास कोई तरीका नहीं था उस डेटा को वापस लाने का और फ्रैंकली हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करें। एरिका ही अकेली थी जो हमें कुछ जवाब दे सकती थी, लेकिन जब तक वो ठीक नहीं होती तब तक कुछ भी पूछना पॉसिबल नहीं था। इसलिए हमने उसे रेस्ट करने दिया। लेकिन अगली सुबह वो बिना किसी ट्रेस के गायब हो गई। हमने पूरा जहाज़ छान मारा, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला, चाहे हम कहीं भी देख लें। उसका एक हस्बैंड और 2 बेटियाँ वो घर पर उसका इंतज़ार कर रहे थे और अब वो कहीं नहीं थी। मुझे सिर्फ एक ही डर सता रहा था कि वो भी ओशन की गहराइयों में समा चुकी है। उसने कुछ ऐसा देखा था जो उसे नहीं देखना चाहिए था और अब वो उसे जाने नहीं दे रहा। हम नहीं जानते कि वो स्टैच्यूज़ वहाँ क्यों हैं। हम नहीं जानते कि उनका मकसद क्या है या उनका इन भयानक साउंड वेव्स से क्या कनेक्शन है। हम नहीं जानते कि ये इफ़ेक्ट पूरी ओशन में क्यों फैल रहा है और इसे कैसे रोका जाए। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिर भी मेरे सुपीरियर्स के उलट मुझे लगता है कि ये बात दुनिया को पता होनी चाहिए। अगर ये कोई ख़तरा है और हमारे पास इसका कोई सॉलिड प्रूफ तो नहीं है, लेकिन मेरी इंस्टिंक्ट्स यही कह रही हैं, तो दुनिया को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अपनी रिपोर्ट को ख़त्म करने से पहले मुझे बस एक कोट याद आ रही है वर्नर हेrzog की, जो अब इस पूरी सिचुएशन को एक नए सेंस में समझा रही है।